नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हर 5 साल पे होता है, कौन सी नई बात है। लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाला है वो पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं कह रहा हूं कि पंजाब में राजनीतिक समुद्र मंथन चल रहा है। अब इससे विष निकलेगा या अमृत निकलेगा, ये जब चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा। लेकिन दोनों की संभावना से आप या आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले कई दशकों से पंजाब की राजनीति 3 चीज़ों पर चल रही थी। 3D कह लें, डायनेस्टी, ड्रग और डेरे। ये पंजाब की राजनीति का केंद्र थे। पंजाब में 6 परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे पंजाब की राजनीति घूमती है। इसमें एक परिवार प्रताप सिंह कैरों का है, जो 1956 से 64 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होती है। जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, इस वजह से भी ताकतवर थे, और वैसे भी प्रशासनिक रूप से बड़े सख्त और बड़े ताकतवर थे। उनका परिवार भी राजनीति में है। दूसरा परिवार है पटियाला राजघराने का। तीसरा परिवार है अमृतसर से मजीठिया परिवार। सत्यजीत सिंह मजीठिया जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में डिप्टी मिनिस्टर थे डिफेंस के। उन्हीं की बेटी हैं हरसिमरत कौर और उन्हीं के बेटे हैं विक्रम सिंह मजीठिया। तो मजीठिया परिवार बहुत प्रभावशाली परिवार है पंजाब का। ये कैरों परिवार जो है वो तरन तारण का है। मुक्तसर से बादल परिवार है, प्रकाश सिंह बादल, आजकल सुखबीर बादल है। सराय नागा से ब्राड़ परिवार है, HS ब्राड़ इस समय है। और संगरूर से मान परिवार है। इन परिवारों में आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। जैसे मजीठिया और बादल परिवार का मैंने बताया। सिमरनजीत सिंह मान और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों की पत्नियां आपस में बहनें हैं। HS ब्राड़ की शादी जो है प्रताप सिंह कैरों की भतीजी से हुई है और प्रताप सिंह कैरों के पोते की शादी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी से हुई है। कुल मिलाकर ये राजनीति रिश्तों के आधार पर भी चलती है और पंजाब की पूरी राजनीति पर इन 6 परिवारों का लंबे समय से कब्जा रहा है। पंजाब से ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति देश से जा रही है। अब कोई परिवार पंजाब में ऐसा नहीं बचा है जिसका वो प्रभाव हो जो आज से 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक या 4 दशक पहले हुआ करता था। सबसे आखिर में सबसे प्रभावी परिवार था राजनीतिक रूप से प्रकाश सिंह बादल का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह पृष्ठभूमि में जा चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल नहीं है और सुखबीर बादल ने पूरे परिवार को और पूरी पार्टी को डुबो दिया है। उसके उबरने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए इस परिवार से जुड़ी हुई राजनीति भी आप समझिए खत्म ही है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ड्रग ट्रैफिकिंग में हैं कि नहीं ये पता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने उन पर आरोप लगाया था और बहुत से लोगों ने आरोप लगाया, अदालत से कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ बन चुका है। और ड्रग कार्टेल जो है पंजाब का, वो इसलिए चलता है कि उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, डेरों का भी संरक्षण मिलता है। राजनीतिक संरक्षण के कारण आप देखेंगे कि हर चुनाव से पहले सभी पार्टियां जो चुनाव में उतरती हैं ड्रग के खिलाफ अभियान चलाती हैं, बयान देती हैं और ये वादा करती हैं जनता से कि वो सत्ता में आए तो ड्रग माफिया का खात्मा कर देंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को ख़त्म कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो इसके ठीक उल्टा करती हैं, ड्रग कार्टेल को और ताकतवर बनाती हैं क्योंकि चुनाव में पैसा मिलता है। 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पहलवान भोला सिंह वो पकड़े गए 700 करोड़ के ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो गिरफ्तारियां हुई उसके आधार पर पुलिस ने एक लिस्ट बनाई। उसके बाद पुलिस ने बताया कि किस तरह से कौन कौन से नेता, नौकरशाह, पुलिस वाले, किन किन के पास ये ड्रग माफिया का पैसा जाता था। 2007 में अकाली दल की सरकार बनी। सुखबीर बादल ने पुलिस से कहा कि लिस्ट बनाओ कौन कौन इसमें शामिल हैं। वो लिस्ट बनी, लेकिन आज तक उस लिस्ट को किसी ने देखा नहीं कि उस लिस्ट का क्या हुआ और उस लिस्ट में कौन कौन लोग थे।
2013 में जब ये ड्रग रैकेट इतना बड़ा पकड़ा गया था, तब उस समय पंजाब पुलिस ने ये दावा किया था कि पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग का जो कारोबार है, सालाना कारोबार, वो 60,000 करोड़ रुपए का है। इसलिए आप समझ लीजिए कि क्यों कोई राजनीतिक दल इसे खत्म नहीं करना चाहता। हर राजनीतिक दल को पैसा मिलता है, जो जितना ताकतवर होता है उसको उतना ज़्यादा मिलता है। अरविंद केजरीवाल ने भी जब आए पंजाब की राजनीति में तो ये वादा किया, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए, या करना नहीं चाहा, या कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जो भी कहना चाहे आप। इसी तरह से डेरों का बहुत महत्व है। पंजाब में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 9,000 डेरे हैं, और इन डेरों में के जो अनुयायी हैं उनमें ज़्यादातर वंचित वर्ग के लोग हैं। सिखों ने, ख़ास तौर से जट सिखों ने गुरुद्वारों से इन्हें भगा दिया, तो इन्होंने जो है डेरों में अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति का मार्ग खोजा और डेरों से जुड़ गए। एक सर्वे के अनुसार CSDS और लोकनीति ने सर्वे किया था, उसके मुताबिक पंजाब की कुल आबादी का लगभग 1/4 डेरों से जुड़ा हुआ है, डेरों के फॉलोअर्स हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग डेरों के जो प्रमुख हैं उनके कहने के अनुसार वोट देते हैं। इसलिए राजनीति में, पंजाब की राजनीति में डेरों का बड़ा महत्व है। एक सबसे बड़ा मतलब जो संपन्न लोग हैं पंजाब के, उनका डेरा है राधा स्वामी सत्संग। ये किसी पार्टी के साथ वैसे तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सिंपैथाइजर माने जाते हैं। लेकिन 2012 में उन्होंने अकाली दल का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि डेरे के जो पूर्व प्रमुख थे, उनकी बेटी की शादी विक्रमजीत सिंह मजीठिया से हुई है, जो सुखबीर बादल के साले हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, रिश्तेदारी, परिवार मतलब डायनेस्टी, वंशवाद, और ड्रग और डेरे, इन सब का ऐसा घालमेल है पंजाब की राजनीति में, किसी को आप इसमें पाक साफ नहीं बता सकते। दोनों पार्टियां, असल में पंजाब में लंबे समय से अकाली दल और कांग्रेस अदल बदल कर सत्ता में आते रहे हैं। 2017 में एंट्री की आम आदमी पार्टी में ने, और 2022 में वो सत्ता में आ गई। ड्रग के खिलाफ अभियान चलाने का, ड्रग की बुराई को खत्म करने का वादा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उसी में शामिल हो गई, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि ड्रग के खिलाफ इस सरकार ने कुछ किया नहीं। अब मैं जब समुद्र मंथन की बात कर रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि डायनेस्टी खत्म हो रही है, लगभग केवल नाम मात्र को बच गई है, सरनेम बचे हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव नहीं बचा है। चाहे प्रताप सिंह कैरों का परिवार हो, चाहे कैप्टन का पटियाला राजघराने का हो, चाहे बादल परिवार का मामला हो, चाहे मजीठिया परिवार का मामला हो, चाहे मान परिवार का मामला हो, या फिर ब्राड परिवार का मामला हो, किसी का इंडिविजुअल 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात छोड़ दीजिए, किसी का पूरे प्रदेश में या प्रदेश के एक बड़े हिस्से में राजनीतिक प्रभाव हो किसी परिवार का, ऐसी स्थिति नहीं रह गई। उसके अलावा ड्रग के खिलाफ सभी पार्टियां बोलती हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा की है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रग के खिलाफ जिस तरह के अभियान की बात की, 3 साल में ड्रग माफिया को पंजाब से खत्म करने की घोषणा की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अब ड्रग का प्रभाव घट रहा है और लोगों को भरोसा है, जिस तरह से नक्सलवाद, माओवाद खत्म हुआ, अब लोगों को भरोसा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो ये ड्रग की जो बीमारी है ये भी खत्म हो सकती है। ये उम्मीद है और ये भरोसा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले सवाल है कि बीजेपी सत्ता में आए, जिसकी अभी तुरंत तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। 4 मई से पहले पश्चिम बंगाल में भी नहीं लगता था कि बीजेपी जो है इतने बड़े बहुमत से, 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है। तो राजनीति में हवा बदलने में देर नहीं लगती। देर लगती है तो इसलिए जब तक नेता पर और पार्टी पर भरोसा नहीं होता, उसके वादे पर भरोसा नहीं होता या उसके काम पर भरोसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी 20-21 राज्यों में अकेले या सहयोगियों के साथ सत्ता में है, केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में है, तो उसकी डिलीवरी पर किसी को अविश्वास नहीं है। ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, 100% न कर पाए, लेकिन उसको करने का हर संभव प्रयास करते हैं, और जो ठान लेते हैं तो उसको तो ज़रूर करते हैं।
तो ये एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसकी पार्टी की नीतियों में। आम आदमी पार्टी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस तरह से एसजीपीसी ने भगवंत सिंह मान के खिलाफ फैसला सुनाया है और जिस तरह से भगवंत सिंह मान बेअदबी में फंसे हैं और सरकार पहले से ही जो है बदनाम हो चुकी थी, सरकार की परफॉर्मेंस इससे खराब शायद देश में और किसी प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी है। कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि लड़ाई एकदम खुले में आ गई है। राहुल गांधी के फैसले को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी ने घोषणा की कि राजा वड़िंग जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने घर पर बैठक बुलाई और विद्रोह कर दिया। उनके लोग कह रहे हैं कि या तो चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए या फिर जो है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए। ये दोनों काम राहुल गांधी और गांधी परिवार नहीं करना चाहता। तो पंजाब में कांग्रेस की स्थिति देखें तो आपको बिल्कुल 2022 का रेप्लिका दिखाई देगा। जो 2022 में हुआ था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वड़िंग और चन्नी का जो झगड़ा है वो कैप्टन और सिद्धू के झगड़े की ही तरह दिखाई देगा। उसमें भी गांधी परिवार निष्पक्ष नहीं, किसी एक पक्ष में खड़ा था और उसका नतीजा क्या हुआ 2022 के चुनाव में, ये हम सब ने देखा है। तो पंजाब की राजनीति जो पिछले 3-4 दशक से जिस आधार पर चल रही थी वो आधार ही खत्म हो गया है। चाहे वो आप डायनेस्टी की बात कर लें, चाहे आप डेरों की बात कर लें, डेरों का अब उस तरह का प्रभाव नहीं रहा है। हालांकि पूरी तरह से ख़त्म हो गया ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए हर पार्टी कोशिश करती है कि डेरों से समर्थन हासिल किया जाए चुनाव से पहले खास तौर से। लेकिन डेरे अब किसी एक पार्टी के साथ एकमुश्त नहीं जाते, अलग अलग पार्टियों में बटे होते हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में यानी 2027 के चुनाव में अधिकांश डेरे किस पार्टी के समर्थन में जाते हैं, किस पार्टी के पक्ष में जाते हैं। ड्रग के खिलाफ केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चुनाव आयोग जिस तरह से सजग है पिछले चुनाव से ही, उसमें ड्रग कार्टेल की भूमिका या उसका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव इस चुनाव में पहले की तुलना में बहुत कम होने की पूरी संभावना है। जिन 3 पायों पर, जिन 3 टांगों पर पंजाब की राजनीति खड़ी थी वो तीनों टांगें टूट गई हैं। या तो पूरी तरह से टूट गई हैं या एक पैर जो है वो आधा टूट गया है कह लीजिए, या चौथाई टूट गया है। तो एक नई राजनीति को जन्म लेना है 2027 में। एक नया राजनीतिक स्वरूप पंजाब की राजनीति में दिखाई देगा 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद। वो स्वरूप क्या होगा वो अभी एक ठोस शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया है। उसकी संभावनाएं दिख रही हैं, उसके अंकुर दिख रहे हैं, लेकिन पौधा अभी निकला नहीं है। बीज जरूर जमीन फाड़कर बाहर आ गया है, लेकिन वो 2027 के चुनाव में क्या फसल के रूप में सामने आ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे छोटी पार्टी है, लेकिन उसके अलावा जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, अकाली दल की बात कीजिए या फिर आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, ये तीनों पार्टियां डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं, जनता का विश्वास खो चुकी है। लेकिन जनता को इन्हीं 4 में से किसी एक को चुनना है। तो इन 4 में से किसको चुनेगी? नया विकल्प चुनेगी जो 2022 में किया था। अकाली दल और कांग्रेस दोनों को डिस्कार्ड किया और एक नई पार्टी को चुन लिया, आम आदमी पार्टी को। क्या 2027 में भी वही होने जा रहा है कि इन तीनों पार्टियों को डिस्कार्ड करके पंजाब की जनता एक चौथी पार्टी और चौथी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने दिख रही है, क्या उसको चुन सकती है? भाजपा के पास उस तरह का न तो नेतृत्व है, न संगठन है, न जमीन पर उसका उस तरह से जनाधार है। लेकिन जब जनता देने पर आती है तो फिर छप्पर फाड़ कर देती है। तो छप्पर किसके लिए फटेगा? या फिर ये जो 3 प्रमुख दावेदार हैं इनमें से कोई बाजी मार लेगा? ये बताना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी संभावना तो दिख रही है, लेकिन होता हुआ ज़मीन पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी समय है, कुछ महीने बाकी हैं।
और जनता जब मन बना लेती है तो असंभव को संभव कर देती है। ये बात याद रखिए, बार बार इस देश के मतदाताओं ने साबित किया है कि उनकी नज़र में असंभव कुछ नहीं है। जिस बात को वो प्रदेश या देश के हित में समझते हैं, समाज के हित में समझते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जिसको लोग असंभव समझते हैं उसको मतदाता संभव बना देता है। तो क्या ऐसा ही पंजाब में होगा? ये अभी सवाल ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।